नया स्टूडेंट ट्रांसफर होने के बाद से मुश्किल से ही कोई शब्द बोलता था। वो हमेशा सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहता था। ज्यादातर लोग उसे नोटिस नहीं करते थे, लेकिन लड़कियां जरूर करती थी। एक दिन दोपहर में जब वो सो रहा था, लड़कियां उसकी शक्ल सूरत की तारीफ कर रही थी और उनमें से एक ने तो चुपके से उसकी फोटो भी ले ली। बाद में उसने शर्माते हुए वो फोटो उसे दिखाया। तभी उसका बॉयफ्रेंड अंदर आया। उन्हें साथ देखकर उसने नए लड़के का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि वो कितना चुप रहता है और कितना दुबला पतला है। लड़की ने बात को टाल दिया और टॉक्सू से कहा कि जाकर बैठ जाओ क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। उसी दिन बाद में टॉक्सू ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड फिर से नए लड़के के पास जा रही है। उसने टॉक्सू की तरफ देखा तक नहीं, वो बस जॉन के पास जाकर बैठ गई। इस वजह से टॉक्सू अपने गेम पर ध्यान नहीं दे पाया और अचानक एक बॉल सीधा उसके चेहरे पर लगी। पहले तो उसने हंसकर बात को टाल दिया और कपल की तरफ ठंडी नजरों से देखा, लेकिन गेम खत्म होने के बाद टॉक्सू ने उस बच्चे का सिर ही मुंडवा दिया जिसने बॉल फेंकी थी, क्योंकि कोई उसे पब्लिक में शर्मिंदा नहीं कर सकता। इत्तेफाक से वही जगह थी जहां जी जॉन स्नैक्स के बाद बैठा करता था। तो उसने सब कुछ देख लिया। ये समझते ही टॉक्सू उसने ज्यून को भी वही हेयरकट देने की धमकी दी, लेकिन एमसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस शांति से उसकी तरफ देखता रहा। तूने कोशिश की, लेकिन उसे डर का एक भी रिएक्शन नहीं मिला, तो वो पीछे हट गया, ये कहते हुए कि वो ऐसा नहीं करेगा ताकि स्कूल की लड़कियों के साथ कोई ड्रामा न हो। उस रात जब जेसन घर जा रहा था, दो स्टूडेंट्स उसके पास आए और बोले कि लड़की का बॉयफ्रेंड उसे बुला रहा है। जब जेसन वहां पहुंचा, बॉयफ्रेंड ने लड़की का फोन दिखाया। उसका वॉलपेपर वही फोटो थी जो लड़की ने जेसन की ली थी। लड़की ने बात को हल्का कर दिया, कहते हुए कि इसका कोई मतलब नहीं और जेसन को बस चले जाना चाहिए। बॉयफ्रेंड गुस्से में अचानक उसे जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। वो चिल्लाता है, तुम मेरी साइड में क्यों नहीं हो बल्कि उसकी तरफ हो। लड़की ने डटकर जवाब दिया, तुम खुद को मेरा बॉयफ्रेंड कहते हो, लेकिन हमेशा दूसरी लड़कियों के साथ पार्टी करते हो। गुस्से में उसने लड़की को पेट में लात मारी। जैसे ही उसने फिर से हाथ उठाया उसे मारने के लिए, जेसन बीच में आ गया और उसका हाथ रोक लिया। बॉयफ्रेंड ने पूरी ताकत से जेसन को मुक्का मारा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जब उसने फिर से हमला किया, जेसन ने तुरंत बचाव किया और एक जबरदस्त पंच मारा जिससे वो जमीन पर गिर गया। आसपास मौजूद सब लोग चुप हो गए, हैरान रह गए। बाकी बुलीज जेसन पर टूट पड़े, लेकिन उसने उन्हें एक एक करके गिरा दिया। फिर वो बॉयफ्रेंड की तरफ मुड़ा और उसे बार बार मारने लगा, जब तक लड़की बीच में आकर उसे रोक नहीं लेती। उसी पल लड़की को एहसास हुआ कि ये शांत लड़का सिर्फ चुप नहीं है, उसके अंदर एक छुपा हुआ अंधकार है। जैसे ही वो स्कूल से निकल रही थी, उसने एक डरावना सीन देखा। लड़के जिजुन को घेरकर जबरदस्ती टाटू से मिलने ले जा रहे थे। वो कुछ देर वहीं खड़ी रही, दूरी से सब देखती रही, समझने की कोशिश करती रही, लेकिन वो बस यूं ही जा नहीं सकती थी। जल्दी से उसने फैसला किया कि वो उनका पीछा करेगी। अपनी छतरी को कसकर पकड़ते हुए वो दौड़कर कॉर्नर तक पहुंची और छुपने की जगह में जाकर बैठ गई। झांकते हुए उसने देखा कि जैस सब लड़कों को मुक्के और लाते मार रहा था। वो किसी बेकाबू जानवर जैसा लग रहा था, जबकि लड़के बेतहाशा चिल्ला रहे थे कि वो रुक जाए। आर्य वहीं जम गई उस डरावने सीन को देखकर। जैसे ही जेसन वहां से निकला, वो लड़का, जो अभी भी हैरान था, उस जगह से गुजरा जहां लड़की अपनी छतरी के नीचे छुपी हुई थी। दोनों ने कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखा। लड़की ने उसे अपनी छतरी के नीचे पनाह देने की कोशिश की, लेकिन जिजन ने बस उसकी तरफ पीठ मोड़ ली और बारिश में भीगते हुए चला गया। अगले दिन सुबह स्कूल में स्टूडेंट्स ने जल्दी ही देखा कि टू अनुपस्थित है। हालांकि उसकी गैरहाजिरी आम बात थी, लेकिन जिजन की गैरहाजिरी ने सबका ध्यान खींचा। याना की दोस्त उदास थी। उसे लग रहा था कि जेसन के बिना सब कुछ खाली खाली सा है।
जब वो लड़के के बारे में सोच रही थी, थोड़ी दूरी पर वही लड़का जो जेसन को पुलिस को हराते हुए देख चुका था, वो सारी घटना एक आदमी को सुना रहा था। आदमी ये सुनकर हैरान रह गया कि टॉक्सू को हराया गया है और अब वो हॉस्पिटल में है। उसने लड़के से उसके दोस्त की हालत के बारे में पूछा। लड़के ने जवाब दिया कि टॉक्सू को चेहरे की हड्डियां टूटने की वजह से कुछ समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और वो विजिटर्स नहीं चाहता क्योंकि उसे ये स्थिति शर्मनाक लग रही है। उसने ये भी बताया कि 4 लोग घायल हुए थे। आदमी ने फिर पूछा कि कौन ऐसा इंसान हो सकता है जो टॉक्सू को शारीरिक ताकत में हरा दे। लड़के ने बताया कि वो एक लड़का था जिसका नाम जिजन है, एक ट्रांसफर स्टूडेंट जो कभी बोलता नहीं था, इसीलिए किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। आदमी ये सुनकर परेशान हो गया कि 4 लोग एक अनजान लड़के से हार गए। आदमी के गुंडों में से एक ने उस लड़के की गर्दन पकड़ ली और पूछा कि क्या वो छुप रहा था ताकि चोट से बच सके। लड़के ने जवाब दिया कि वो बस पास नहीं गया क्योंकि उसे लगा 5 बनाम एक लड़ाई नाइंसाफी है और इसी वजह से उसने दखल नहीं दिया। गुंडे ने लड़के को दीवार पर फेंक दिया, जबकि जो बॉस जैसा दिख रहा था उसने पूछा कि जेसन कहाँ से ट्रांसफर होकर आया है। लड़के ने जवाब दिया कि किसी को नहीं पता क्योंकि जेसन कभी सचमुच बोलता ही नहीं था। मोटे आदमी ने लड़के को थप्पड़ मारा, उसे बेकार कहते हुए। फिर उसने पूछा कि क्या इस जेसन में कोई खास पहचानने वाली बात है, कुछ ऐसा जिससे उसे तुरंत पहचाना जा सके। थोड़ा शर्माते हुए लड़के ने जवाब दिया कि जेसन इतना हैंडसम है कि लड़कियां उसकी मॉडल जैसी स्टाइल पर फिदा हो जाती है और वो अमीर भी लगता है। जैसे ही वो लड़के की खूबसूरती पर ज्यादा बातें करने लगा, मोटे आदमी ने उसे फिर मारा और पूछा कि क्या वो उस लड़के से प्यार करता है। इस बीच बॉस बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये चुप और रहस्यमयी ट्रांसफर स्टूडेंट जेसन असल में कौन है। एक फाइटर जिसकी आकर्षक शक्ल सूरत बहुत ही दुर्लभ चीज थी। आदमी उसमें खो गया, सोचते हुए कि जेसन कितना आकर्षक है। अगले दिन स्कूल में अपनी सामान्य दिनचर्या में जिज अपने सामान रखने के लिए लॉकर की तरफ गया। वहां वो लड़का मौजूद था जो उस पर नजर रख रहा था। उसे आदेश मिला था कि वो पता लगाए कि जिजुन किस तरह का इंसान है। बॉस की गुस्से भरी नजरों के सामने उसने बस हामी भर दी थी कि उसे उस लड़के की जांच करनी चाहिए। लेकिन जब असल में काम पूरा करने का समय आया तो उसे उस स्थिति में होने का अफसोस हुआ। जिजुन ने अपना लॉकर खोला जो लगभग खाली था। अंदर एक फोन पड़ा था। अंदर रखा फोन वाइब्रेट करने लगा, मैसेज आने लगे। उसने फोन उठाकर मैसेज चेक किए, जिनमें उसे बधाई दी गई थी और बताया गया था कि उसे ये फोन फ्री में मिला है। ये एक पुराना फोन था, लेकिन एक्सटी टॉक काम कर रहा था और दूसरी तरफ बैठा इंसान जिसकी किसी भी चिंता को सुनने के लिए तैयार था। प्रोटैगोनिस्ट ने इधर उधर देखा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसे वो दोनों नहीं दिखे जो छुपे हुए थे। एक लड़की ने जिजन को ये फोन दिया था और वो इस स्थिति को लेकर नर्वस लग रही थी, लेकिन जिजन ने उस इशारे को नजरअंदाज कर दिया, बस फोन को लॉकर पर छोड़ दिया और शांति से वहां से चला गया। वो लड़का जो उसे देख रहा था, उसने मौका पाकर वो फोन उठा लिया जो जिजन छोड़ गया था। फोन पकड़ते ही उसने चेक करना शुरू किया कि ये किस तरह का डिवाइस है और क्या ये अनलॉक है। तभी उसकी पीठ पर किसी ने धक्का दिया जिससे वो जमीन पर गिर गया। वो लड़की जिसने उसे धक्का दिया था, उसने फोन उठाया और भाग गई। लड़का जमीन पर पड़ा रहा, सोचता हुआ कि अभी क्या हुआ और वो लड़की कौन थी। वो इस बदतमीजी से चिढ़ गया, सोचने लगा कि पुलिस इतने खतरनाक क्यों हो गए हैं। उधर यूरी याना को बता रही थी कि उसकी आंटी के पूडल ने पपीज को जन्म दिया है और वो उनमें से एक को अपनाना चाहती है, लेकिन उसके पिता ने इसकी इजाजत नहीं दी। हालांकि उसने देखा कि याना ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि वो फिर से अपने विचारों में डूबी हुई थी। वो जेसन को लेकर चिंतित थी क्योंकि ये दूसरा दिन था जब उसने क्लास मिस की थी। आगे देखते ही उसने जेसन को देखा। वो वहां खड़ा था, अच्छे पोस्टर के साथ, लेकिन चेहरे पर जिंदगी का कोई भाव नहीं था।
जब याना ने उसे आते देखा, वो ठिठक गई। उसने जल्दी से अपना सामान अपनी दोस्त को दिया और लड़के की तरफ दौड़ गई, उसे कसकर गले लगा लिया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। आंखों में आंसू लिए उसने अपनी चिंता जताई और पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने कहा कि वो कभी नहीं भूलेगी कि उसने उसकी जान बचाई थी। वो लड़का जो उसे देख रहा था, उसने अपनी थ्योरी कंफर्म कर ली। लड़कियां जेसन को पसंद करती थी। उसने अपने फोन पर जेसन के बारे में नोट्स लिखे कि वो थोड़ा लेट आया, कि लड़कियां उसे पसंद करती हैं। लेकिन वो अब भी कुछ नहीं बोलता। दिन के अंत में स्कूल से निकलते हुए प्रोटैगोनिस्ट हमेशा की तरह उसी रास्ते पर चला। कुछ आदमी उस रास्ते पर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने लड़के को देखा, उनमें से एक ने नोटिस किया कि वो बाकियों से अलग दिख रहा है। उसने अपने साथी को सीटी मारकर इशारा किया। उन्होंने स्कूटर पर उसका पीछा किया, उसे घेर लिया, डराने की कोशिश की और उसे जाने से रोकने लगे। उन्होंने पूछा कि क्या वो गिसन है, और जैसा उम्मीद थी, लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका जवाब न देना ही इस बात की पुष्टि कर रहा था कि वही लड़का है जिसे वो ढूंढ रहे थे। फिर उस आदमी ने उसे बाइक पर बैठने का आदेश दिया, कहते हुए कि वो उसे लेने आया है। उसने जिजेसन से पूछा कि क्या उसने कभी डेसो टेक्निकल हाई स्कूल के कॉन्डो आई का नाम सुना है। उसने समझाया कि दूसरे साल में दाखिल होते ही कॉन्ग डोई एक लेजेंड बन गया था, स्कूल के टॉप 3 में पहुंच गया था, और ऐसा कोई नहीं था जो उसे न जानता हो। आखिरकार डेसो तो एक अलग ही स्तर पर था जिजन के स्कूल से, जो बस नर्ड्स का मिलने का ठिकाना था। उसने आगे कहा कि कांग उससे मिलना चाहता है, और गारंटी दी कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक इनविटेशन है और वो मरेगा नहीं। लेकिन जिजन वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले। उसकी ये चुप्पी उन्हें इतना चिढ़ाने लगी कि वो चिल्लाने लगे, उसे बाइक पर बैठने का आदेश देने लगे। गुंडों में से एक ने लड़के का बैकपैक पकड़ लिया और धमकी भरे लहजे में पूछा कि क्या वो बाइक पर तब बैठेगा जब चलने लायक नहीं रहेगा, या फिर अभी बैठेगा जब वो लोग अभी अच्छे से पेश आ रहे हैं। जिजन ने बस बैकपैक छोड़ दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। इससे हमलावर गुस्से में आ गए और तुरंत उसका पीछा करने लगे। लड़का पहली तंग गली में घुस गया जो उसे मिली। पीछा करने वालों में से एक मुड़ने से चूक गया और दीवार से टकरा गया, लेकिन दूसरा उसका पीछा करता रहा, यहां तक कि एक विशाल सीढ़ी भी उसे रोक नहीं पाई। पीछा करने वाला मोटरसाइकिल लेकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। जब वो गिजेसन को आधी सीढ़ी पर पकड़ने ही वाला था, लड़के ने एक साधारण किक से कचरे का बैग उठाया और उसे मोटरसाइकिल सवार पर फेंक दिया। इससे वो मोटरसाइकिल समेत नीचे गिर पड़ा, सीढ़ियों से लुढ़कते हुए सीधे उस दूसरे गुंडे पर जा गिरा जो दीवार से टकराने के बाद अभी अभी वहां पहुंचा था। मोटरसाइकिल को सीढ़ियों से गिरते देख एक गुंडे ने दूसरे से हैरानी में पूछा, तुमने क्या किया? दोनों उठे और भागते हुए उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करने लगे जो पहले ही वहां से निकल रहा था। उन्होंने देखा कि वो एक और तंग गली में मुड़ा और वे तेजी से उसकी तरफ दौड़े। लेकिन जब वे उस जगह पहुंचे जहां जिजन मुड़ा था, तो उनके सामने एक और विशाल सीढ़ी थी। आधी सीढ़ी पर उन्हें एक भागता हुआ लड़का दिखा। जब उन्होंने उसे पकड़कर पलटा, तो उन्हें एहसास हुआ कि वो वही इंसान नहीं था जिसका वो पीछा कर रहे थे। इससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। आक्रामक होकर उन्होंने उस अनजान लड़के पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो गलत समय पर वहां मौजूद था। जैसे ही वो उस मासूम लड़के को गालियां देते हुए मारपीट रहे थे, जिस छतों से उन्हें देख रहा था, और वहां से चला गया। बिना किसी के ध्यान में आए वो फिर से निकल गया। ठगों के अड्डे पर वापस पहुंचकर आदमियों ने रिपोर्ट दी कि वो जिजन को पकड़ने में नाकाम रहे। गुस्सैल मोटे आदमी ने उनकी नाकामी पर गालियां दी और उन्हें लात मारकर भगा दिया। दोनों ने दावा किया कि लड़का एक ऐसी गली से भाग गया जो किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी, जिससे उसे पकड़ना नामुमकिन हो गया। बॉस, कांग डोयल ने कहा कि हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही है।
उसने शुंग मिन से पूछा कि क्या उसने जेसन के बारे में कुछ पता लगाया। सुनुम मैन ने अपना फोन सौंपते हुए कहा कि उसने जितना हो सका उतनी जांच कर ली है। कांग डोयल ने वो 3 जानकारियां पढ़ी जो सुनेम ने लिखी थी और गुस्से में पूछा, क्या तुम इसे जांच कहते हो? मोटे आदमी ने फिर सुनुम मैन को मजबूर किया कि वो बाकी तीनों के साथ ले जाए। बॉस ने आदेश दिया कि सुनुम मैन को छोड़ दिया जाए, लेकिन अगले दिन उसे जिजोन को स्कूल के बैक गेट पर लाना होगा। उसने सुनुम मिन से पूछा, क्या तुम ये काम पूरा कर सकते हो? और दैशिक को आदेश दिया कि वो लड़के को पकड़ने की जिम्मेदारी ले। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे अगले दिन तक जिजोन से मिलना ही होगा। मोटे आदमी ने आदेशों का पालन किया, जबकि सुनुम धीरे धीरे और ज्यादा हैरान होता गया, ये समझते हुए कि वो इस स्थिति में और गहराई से कसता जा रहा है। और सुबह सुबह सुनुम मैन 2 सोडा खरीद रहा था, तभी उसका एक दोस्त आया और पूछा, क्या इनमें से एक मेरे लिए है? सुनुम मैन ने मना कर दिया, कहते हुए, नहीं, इसकी कोई वजह नहीं है। उसका दोस्त फिर बोला, तो ये ड्रिंक किसके लिए है? तभी उसने देखा कि जेसन वहां से गुजर रहा है। सुनुम मैन समझ गया कि यही उसका मौका है। वो उसके पीछे गया और पास जाकर उसे अभिवादन किया। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? और उसे एक सोडा ऑफर किया। उसने समझाया, मैं चीजें साफ करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि मैं टॉक्स की गैंग का हिस्सा था, लेकिन मैं बस कुछ ही बार उनके साथ घूमता था। वो आगे बोला, और जिस दिन लड़ाई हुई, मैंने बहुत राहत महसूस की जब टॉक्सू पिट रहा था और कुछ कर नहीं पा रहा था। उस दिन मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, इसीलिए मैं यहां तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूं। लेकिन जेस ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस अपने रास्ते पर चलता रहा। ये तो पहले से ही उम्मीद थी किसी जेसन जैसे इंसान से। अब सुन सोचने लगा कि वो उसे बैक गेट तक कैसे ले जाएगा। फिर भी मोटे आदमी का डर ही उसकी प्रेरणा बना। दिन बीता और लंच टाइम आया। सब लोग क्लासरूम से बाहर खाने चले गए, लेकिन जेसन कमरे में ही सोता रहा। कुछ देर बाद जब जिजन उठा, सुनुम मिन दरवाजे के पीछे छुपकर उसे देख रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने कभी जिजोन को कैफेटेरिया में क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो अपना लंच अलग से तैयार करता था। जेस हमेशा उसी जगह गया जहां वो रोज लंच करता था। बेंच पर बैठते ही उसे फिर अपना फोन मिला जिसमें मैसेज आया था, क्या आज का लंच फिर से ब्रेड है? तभी जेस झुककर छुप गया। फोन पर उससे बात करने की कोशिश कर रही थी आर्यम। उसने इस मौके का फायदा उठाया। जैसे ही उसने फोन पकड़ा, लड़की ने उसे कई मैसेज भेजने शुरू कर दिए। उनमें उसने पूछा, क्या तुम हमेशा रूफटॉप पर अकेले ही खाना खाते हो? और बताया, मैं भी ऐसा ही करती हूं। उसने लिखा, मैंने तुम्हें कई बार रूफटॉप पर देखा है और इसी वजह से मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। जिजन ये देखने लगा कि मैसेज कौन भेज रहा है। तभी आर्यम ने एक और मैसेज भेजा, मैं तुम्हारे बाएं तरफ हूं। जिजन ने देखा तो उसने हाथ उठाकर वेव किया और फिर हाथ नीचे कर लिया। मैसेज के जरिए उसने कबूल किया, मेरे लिए अब भी लोगों का सामना करना आसान नहीं है। उसने लिखा, मैंने सुना है कि तुम बात नहीं करते और ये आदत मेरी भी है। फिर उसने मैसेज में पूछा, तो तुम्हारी चुप्पी की वजह क्या है? जैसे ही जिजन जवाब टाइप करने वाला था, कोई वहां चिल्लाते हुए आ गया। वो सुनुम मिन था, जो दिखावा कर रहा था कि उनकी मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक है। उसने कहा कि वो वहां ब्रेड खाने आया है और पूछा, तुम क्या खा रहे हो? जवाब न मिलने पर भी स्योंग मिन जिजुन के पास बैठ गया और बोला, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। फिर वहां एक अजीब सी खामोश माहौल बन गया और दोनों ने पूरी तरह चुप्पी में खाना खाया। अचानक स्योंग मिन हल्के हल्के सिसकने लगा, जिससे जिजुन का ध्यान उसकी तरफ गया। रोते हुए स्योंग मिन ने कबूल किया कि असल में उसके कोई दोस्त नहीं है। इसी वजह से वो टाकू लड़कों के साथ घूमता था, क्योंकि वो अकेला नहीं दिखना चाहता था। उसने जेसन को सुझाव दिया कि क्योंकि दोनों ही बहिष्कृत थे, उसने सुझाव दिया कि उन्हें दोस्त बन जाना चाहिए।
लेकिन जेसन ने उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। सुनुम मैन की योजना का कोई असर नहीं हुआ, यहां तक कि उसके आंसू भी बेकार गए। हमारा नायक जेसन उठकर जाने लगा, लेकिन सुनुम मैन नहीं चाहता था कि उसकी मेहनत बेकार जाए। उसने जिजुन का हाथ पकड़ लिया और पूछा, हम दोस्त हैं या नहीं? जैसा उम्मीद थी, जिजन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो बस चला गया, सुनुम मिन को वहीं छोड़कर, जो अब भी जवाब का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद, लगभग छुट्टी के समय, दैक ने सुनुम मिन को मैसेज भेजा और पूछा कि वो कहाँ है और उसने जेस को क्यों नहीं लाया। टीचर क्लास खत्म कर रहा था और सुनुम मैन बेताबी में सोच रहा था कि अब वो ये कैसे करेगा। वो हार नहीं मान सकता था, इसलिए उसने फिर अपने टारगेट का पीछा किया, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला और वो और ज्यादा बेचैन हो गया, सोचते हुए कि शायद जिजोन पहले ही जा चुका है। 5वें क्लासरूम में पहुंचकर उसे तुरंत वो नहीं दिखा, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि जॉन खिड़की के सामने बैठा है, बाहर की हलचल को देख रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे जेसन किसी कमर्शियल के लिए पोज दे रहा हो जाने से पहले। दैशिक के और मैसेज आने लगे, पूछते हुए कि उसे कितना समय लगेगा। इससे सुनुम मिन जल्दी से कुछ करने के लिए मजबूर हो गया। सुनुम मैन ने फिर जिहोन को बुलाया बात करने के लिए। उसने कहा कि उसने अपनी मां को कॉल किया है। उसने अपनी मां को बताया था कि उसने एक दोस्त बनाया है, जिससे उसकी मां बहुत खुश हुई थी। उसने कहा कि उसकी मां चाहती है कि वो अपने नए दोस्त को उनके वर्कप्लेस पर लेकर आए ताकि वो उससे मिल सके। फिर उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, बस मेरे दोस्त बनने का नाटक करने के लिए? सुनुम मिन ने सोचा कि अपनी मां को चारा बनाकर जिज को मना करना मुश्किल होगा। वो उसके जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन जिजन ने कुछ नहीं कहा। तब सुनुम मिन उसके पास गया और उसे रास्ता दिखाने लगा। उसने कहा, मेरी मां के वर्कप्लेस तक पहुंचने के लिए हमें बैक गेट से जाना होगा। वो जल्दी पड़ेगा। सुनुम जानता था कि उस मोहल्ले में अगर कोई भोला है तो वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। उसने मौका पाकर दैशिक को खबर दी कि वो लोग बैक गेट से जा रहे हैं। दैशिक चुपचाप जेसन के पास से गुजरा और उसे जोर से टक्कर मार दी। जेसन का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिरने ही वाला था, लेकिन दैशिक ने उसके बैकपैक की पट्टी पकड़कर उसे थाम लिया और कहा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। उसने आगे कहा, अगर तुम इतनी आसानी से हार मान लेते हो तो बॉस के इतने समय तक इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। उसने जेसन को दीवार पर ऐसे फेंका जैसे कोई कचरे का बोरा हो। फिर बोला, चुप रहने वाले से मिलकर खुशी हुई। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा, तुम्हारा चेहरा भले ही हैंडसम हो, लेकिन तुम्हारी स्किल्स जो मैंने देखी है, देखो, इसमें कुछ खास नहीं है। जेसन ने अपना पैर दैशिक की छाती पर रखा और उसे पीछे धकेल दिया, खुद को उसकी पकड़ से आजाद कर लिया। जैसे ही जेसन जमीन पर उतरा, वो सेलफोन जो उसने जीता था उसकी जेब से फिसलकर पास की नाली की तरफ लुढ़क गया। दैशिक फिर उस पर झपटा और पूछा, क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? उसने एक पंच मारा और जेसन ने अपनी बाहों से उसे डिफेंड किया, लेकिन उस वार के असर से वो पीछे खिसक गया, नाली के और करीब पहुंच गया। जेसन ने तुरंत मौका पकड़ा और अपना सेलफोन उठा लिया जो किनारे पर था और गिरने ही वाला था। नफरत से भरे दैशिक ने गरजते हुए कहा, अगले वार से मैं तुम्हें मिटा दूंगा। जेस, वो युवा लड़का, तुरंत खड़ा हो गया, दंगल के लिए तैयार। दैशिक ने फिर ताना मारा, क्या तुम अपने दुबले-पतले शरीर के साथ इतने वजन के फर्क वाली लड़ाई झेल सकते हो? उधर दूर से देख रहा दूसरा लड़का गिल्टी महसूस कर रहा था कि उसने जिजेसन को वहां लाकर फंसा दिया। उसे डर था कि मोटा दैशिक उसे आसानी से हरा देगा। फिर दैशिक जिजुन पर झपटा, उसे चुनौती देते हुए कि वो उसके वार को रोक कर दिखाए, आने वाले हमले के लिए। युवा लड़के ने चतुराई से अपने बैकपैक को ढाल बना लिया। फिर भी वार का असर उसे पीछे धकेल ले गया और वो दीवार से जा टकराया।
दैशिक बैकपैक के इस्तेमाल से हैरान रह गया और मान लिया कि जेसन दिखने से ज्यादा चालाक है। जेसन ने तुरंत अपना बैकपैक खाली कर दिया। दैशिक उसकी तरफ दौड़ते हुए चिल्लाया कि ऐसा ट्रिक दोबारा काम नहीं करेगा। जैसे ही उसने वार किया, जिसने माहिराना ढंग से उसे डॉज कर लिया। तेजी से उसने बैकपैक की पट्टी दैशिक की टांग में लपेट दी और पूरी ताकत से खींचा, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। मोटा आदमी जमीन पर ऐसे गिरा जैसे आलू का बोरा हो। दैशिक हैरान रह गया, समझ ही नहीं पाया कि अभी क्या हुआ। जैसे ही वो उठने की कोशिश कर रहा था, जिज पहले से ही अपने अगले वार की तैयारी कर चुका था। उसने एक सटीक किक मारी जो सीधे उसके चेहरे पर लगी। मोटा आदमी समझ ही नहीं पाया कि वो दुबला पतला लड़का इतनी ताकत कहां से ला रहा है। छुपा हुआ लड़का ये सब देख रहा था, हैरान और अविश्वास में कि दैशिक को मात दी जा रही है। दैशिक जमीन पर पड़ा था, उसका चेहरा साफ तौर पर चोटिल। जेसन ने उसकी तरफ पीठ कर ली, चेहरे पर तिरस्कार का भाव लिए, और वो फोन उठा लिया जो जमीन पर गिरा था। लेकिन अचानक दैशिक उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ दौड़ पड़ा, चिल्लाते हुए कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसने एक जोरदार पंच जेसन की छाती पर मारा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने वो फोन उठा लिया जो जेसन ने गिरा दिया था और पूछा, उकसाने वाले लहजे में दैशिक ने कहा, क्या ये डिवाइस तुम्हारे लिए सच में इतना जरूरी है? उसने ऐलान किया, मुझे तो इसे वैसे भी ले जाना है और मुझे इसका अफसोस है। इसके लिए जिजुन को जिंदा ही मंजिल तक ले जाना होगा। अचानक एक आदमी मोटरसाइकिल पर वहां आ गया। दैशिक बाइक पर बैठ गया और जेसन को बताया कि अगर वो अपना फोन वापस चाहता है तो उसे अली पार्क आना होगा। जाते जाते उसने जोड़ा, वहां तुम्हारे लिए एक स्वागत इंतजार कर रहा है। डरा हुआ छोटा लड़का जेसन के पास भागा ये देखने की वो ठीक है या नहीं। वो हैरान था कि जेसन को जरा भी चोट नहीं लगी थी। उसने पूछा कि अब जेसन क्या करेगा जब उसका फोन छीन लिया गया है। उसने चेतावनी दी कि अगर उस डिवाइस में कोई निजी जानकारी है तो उसका पर्सनल डेटा और प्राइवेट लाइफ सब उजागर हो जाएगा और वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। जिजन ने जवाब दिया, मेरी मां अगली बार तक इंतजार कर सकती है, मुझे जल्दी से अली पार्क जाना होगा। दूसरे लड़के ने महसूस किया कि उसने अब तक अपना रोल 120% निभा दिया है और अब बस इंतजार करना है कि क्या जेसन सच में अली पार्क जाएगा। जेसन, हमारा नायक, चुपचाप उठ खड़ा हुआ और चलना शुरू कर दिया। देख रहा लड़का हैरान रह गया ये समझकर कि जेसन सच में अपने फोन के पीछे जा रहा है। जिजुन फिर एक विशाल लकड़ी की सीढ़ी के सामने पहुंचा। वो चढ़ना शुरू कर दिया, कुछ संदिग्ध दिखने वाले युवाओं के पास से गुजरते हुए। जैसे ही वो सीढ़ी के ऊपर पहुंचा, उसने कई लोगों को देखा। वे सब एक गैंग के सदस्य लग रहे थे और उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक इंसानी गलियारा बनाया और उसके अंत में खड़ा था उस ग्रुप का लीडर यूफोरिक। जेसन को वहां देखकर संतुष्ट दिखाई दिया। उसने जिजुन का फोन दिखाते हुए पूछा, क्या तुम इसी के लिए आए हो? जेसन बस उस आदमी की तरफ बढ़ा ताकि अपना फोन वापस ले सके। लीडर ने टिप्पणी की, मुझे इस डिवाइस में कोई खास चीज नहीं मिली, न कोई फोन नंबर, न कॉल हिस्ट्री। बस कुछ टेक्स्ट मैसेज रिकॉर्ड हुए थे किसी लड़की के जो उसे देख रही थी। फोन की सामग्री की इस सादगी को देखकर और हैरान होकर कि जेसन इतना दूर सिर्फ इसके लिए आया है, लीडर ने उत्सुकता से पूछा, इसका असल मतलब क्या है? जिज उसके सामने रुक गया और अपना हाथ बढ़ाकर फोन वापस मांगा। बॉस ने सवाल किया, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या शायद कुछ नया शुरू हो रहा है? उसने कबूल किया कि ये कहानी उसे काफी दिलचस्प लग रही है। स्थिति से या जवाबों की कमी से निराश होकर लीडर ने एक मैसेज भेजा कि उसने कुछ चीजें जल्दी से आगे बढ़ा दी हैं। इस बीच कहीं और आर्यम को कुछ मैसेज मिल रहे थे। मैसेज जस पार्क के नंबर से भेजा गया था, जिसमें वादा किया गया था कि अगर वो वहां आएगी तो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। अगर वो उस टेक्स्ट को पढ़कर वहां जाती तो ये साफ संकेत होता कि उसका जेसन के लिए गहरा स्नेह है।
बॉस ने ऐलान किया, अगर जेस और वो लड़की कपल बन जाते हैं तो तुम्हें बाद में मुझे एक मीठा तोहफा देना होगा। जिजन अपने फोन की वापसी का इंतजार कर रहा था। हमलावर ने पूछा, क्या तुम सच में इसे चाहते हो? उसने जोड़ा कि उसके गुंडों को उसे यहां तक लाने में काफी मुश्किल हुई। वो बदनाम टॉक्सू हमेशा बेहद लापरवाह रहा है और बॉस ने अंदाजा लगाया कि जल्दी या देर से वो मुसीबत में फंसेगा। फिर भी सब कुछ के बावजूद वे दोनों एलिमेंट्री स्कूल में सहपाठी रह चुके थे। फिर उसने सवाल किया, क्या तुम नतीजों का सामना करने के लिए तैयार हो? लड़का हालांकि चुप ही रहा। इससे बॉस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उसकी अडिग और मौन प्रवृत्ति से प्रभावित हुआ। बॉस ने वादा किया, अगर तुम मेरे गुंडों का सामना कर सके तो मैं तुम्हारा फोन लौटा दूंगा। उसने समझाया, एक ट्रांसफर स्टूडेंट होने के नाते, जेस, तुम शायद इस मोहल्ले की हायरार्की की लड़ाइयों की क्रूरता से अनजान हो। टॉक्सू का सामना करके वो असल में इस सत्ता संघर्ष में प्रवेश कर चुका था और आखिर में उसने ऐलान किया, मैं इंतजार कर रहा हूं देखने का कि तुम किस काबिल हो। तुरंत ही सबसे ताकतवर आदमी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, बदले की प्यास से भरा हुआ। उसने एक पंच मारा, लेकिन लड़के ने उसे कमाल की आसानी से डॉज कर लिया। इससे मोटा हमलावर और भी गुस्से में आ गया और उसने बाकी गुंडों पर गरज कर कहा, लड़के पर पंचों से हमला करो। इसके बाद सभी हमलावर उस पर टूट पड़े। लड़का अपनी डॉजिंग स्किल्स के बावजूद किसी पर पलटवार नहीं कर रहा था। वो बस हमलावरों के हाथों को बीच में ही रोक देता था। लेकिन हमलावरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कुछ वार लड़के पर लग ही गए। फिर भी उसने अपना चेहरा बचा लिया। वो लड़खड़ाया और एक हमलावर के पैरों में गिर पड़ा। उसने तुरंत जिजन के चेहरे पर एक सटीक वार किया। जैसे ही वो गिरा, बाकियों ने मौके का फायदा उठाया और उसे लातों से मारना शुरू कर दिया। बॉस बस खड़ा होकर देखता रहा कि कैसे सब मिलकर लड़के को बेरहमी से पीट रहे थे। वो सोच रहा था कि लड़का सिर्फ बचाव ही क्यों कर रहा है, पलटवार क्यों नहीं कर रहा। उसने मन ही मन सोचा कि शायद वजह यह है कि लड़के को इस हायरार्की की लड़ाई में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। बॉस के पास खड़े एक आदमी ने कहा, इतनी मार खाने के बाद भी उस बदनाम इंसान ने एक चीख तक नहीं निकाली, और पूछा, क्या वो अपनी जान कुर्बान करना पसंद करेगा लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलेगा? ये रवैया बॉस की जिज्ञासा को और बढ़ा गया। वो जेसन की आवाज सुनना चाहता था, जो उसकी शक्ल सूरत से बिल्कुल विपरीत थी। फिर वो गरजा, जो भी इस लड़के से चीख निकलवाएगा उसे लिमिटेड एडिशन नाइकी एयर जॉर्डन जूते इनाम में मिलेंगे। इस वादे ने गैंग के युवाओं को और भी उकसा दिया कि वे जेसन पर और ज्यादा हमला करें। लगातार वार किए जा रहे थे, जबकि जेसन सिर्फ बचाव में ही लगा रहा। फिर बॉस गरजा, जिजेसन, अपनी असली क्षमता दिखाओ और साबित करो कि तुम एक दुर्लभ चीज हो। उसी समय दैशिक वहां आया और बाकियों को पीछे हटने का आदेश दिया। उसने लड़के को लात मारी और चुनौती भरे लहजे में पूछा, वो जो जोश तुमने कुछ देर पहले दिखाया था, वो कहाँ चला गया? नायक फिर जिजन का चेहरा साफ तौर पर बिगड़ चुका था। हमलावरों में से एक ने जिजन के गिरने का फायदा उठाते हुए एक बड़ा पत्थर उठा लिया। बॉस को संबोधित करते हुए उसने कहा कि वो इस कमीने से चीख निकलवाएगा। उसने जोड़ा कि उसे कभी भी जिजन का चेहरा पसंद नहीं आया और अब यह मामला यहीं खत्म होगा। लेकिन बॉस ने हस्तक्षेप किया, उसके हाथ पर लात मारकर पत्थर गिरा दिया। उसने कहा, क्या तुम मौत की इतनी चाह रखते हो कि खुद को इस हद तक गिरा रहे हो? बॉस ने जिजन को शर्ट से पकड़ लिया और उसे अपने चेहरे के बराबर उठा लिया। उसने पूछा, तुम्हें वार खाने में मजा क्यों आता है? तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? उसने ऐलान किया कि यह स्थिति तब तक नहीं रुकेगी जब तक जेसन अपनी असली कीमत साबित नहीं करता। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम अपनी असली कीमत साबित नहीं करते। वो लड़का जिसने जिजन को गैंग के हवाले किया था,
छुपकर देख रहा था कि वे उसके साथ क्या कर रहे हैं। जैसा उम्मीद थी, वो गैंग टॉक्सू की गैंग से काफी ऊंचे स्तर की साबित हुई। जैसे ही वो स्थिति पर सोच रहा था, उसने देखा कि आरा वहां आ रही है। उसी समय बॉस के हाथ में पकड़े फोन ने वाइब्रेट किया। मैसेज चेक करने पर लिखा था, जिजन को छोड़ दो। तुरंत ही बॉस ने अपनी नजरें दौड़ाई ताकि भेजने वाले को पहचान सके, और उसने देखा कि लड़की अपने फोन को पकड़े खड़ी है। उसने जिजन से कहा, शायद अब तुम्हें लड़ने की प्रेरणा मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारी संभावित गर्लफ्रेंड यहां मौजूद है। एक साधारण इशारे के साथ बॉस ने अपने एक गुंडे को आदेश दिया कि गुंडा लड़की की तरफ बढ़ा। फोन लहराते हुए उसने चिल्लाकर कहा, यहां आओ। जैसे ही वो दूसरा मैसेज टाइप कर रही थी, गुंडा साइड से उसके पास पहुंचा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी खूबसूरती देखकर साफ प्रभावित हुआ। लड़की ने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसने और जोर से पकड़ लिया और पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? वो लड़का जो पेड़ के पीछे डरपोक होकर छुपा था, अपनी क्रश को उस हालत में देखकर सहमा हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाया। गुंडा लड़की को घसीटते हुए गैंग के पास ले गया, कहते हुए कि उसे देखना चाहिए अपने छोटे बॉयफ्रेंड का चेहरा। फिर उसने उसे गैंग बॉस के हवाले कर दिया। आर्यम और जेसन कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, उन छोटे छोटे पलों को याद करते हुए जो उन्होंने पहले साझा किए थे। वहां खड़ी लड़की का हाथ चोटिल था और चेहरा साफ तौर पर डरा हुआ। उसकी मौजूदगी ने गुंडों को प्रभावित किया। मोटे आदमी ने सवाल किया, क्या तुम यहां इसलिए आई हो क्योंकि तुम उस कमीने की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? लेकिन उसने दावा किया कि वो लड़का इस वक्त थोड़ा व्यस्त है। जिसन बड़ा परेशान करने वाला लड़का है और उसे सबक सिखाया जा रहा है। लड़की ने तुरंत मैसेज टाइप किया, जिसमें साफ किया कि वो लड़का सिर्फ उसका दोस्त है, और फिर से अनुरोध किया कि उसे छोड़ दिया जाए। वो बस मेरा दोस्त है, उसे छोड़ दो। बॉस ने सवाल किया कि वो लड़की भी क्यों जुबानी तौर पर कुछ नहीं बोल रही है। फिर उसने उसका नाम पूछा, तुम भी क्यों नहीं बोल रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? कोई जवाब न मिलने पर उसने दोनों में एक समानता देखी, चुप्पी। सब लोग इस स्थिति का मजाक उड़ाने लगे, हंसते हुए बोले कि ये दोनों सिर्फ मैसेज से बात करते हैं, और उन्हें अजीब कहने लगे, ये सिर्फ टेक्स्ट से बात करते हैं। कितना अजीब है। बॉस ने ऐलान किया कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन करता है, लेकिन किसी को इन्हें बोलवाना होगा और उसे इनाम मिलेगा। फर्क नहीं पड़ता कौन करता है, लेकिन किसी को इन्हें बोलवाना होगा और उसे इनाम मिलेगा। मोटे आदमी ने फिर पूछा, क्या लड़की भी इनाम के लिए योग्य है? बॉस ने इसकी पुष्टि की। तुरंत ही गुंडों ने लड़की को घेर लिया और उसे परेशान करने लगे। कहने लगे कि चूंकि वो बोलती नहीं, तो वो किसी चीज से इनकार भी नहीं करेगी। कुछ ने उसके हाथ पकड़ लिए तो कुछ उसके बाल खींचने लगे। जेसन अपनी तरफ से बस इस दृश्य को देखता रहा। बॉस ने पूछा कि अब वो क्या करेगा? क्या वो इसी तरह बचाव में ही लगा रहेगा? इस बीच गुंडे लड़की को परेशान करते रहे। उनमें से एक ने उसका चेहरा पकड़कर पूछा, तुम अपना मुंह बंद क्यों रखती हो? और उसे बोलने पर मजबूर करने की कोशिश की। अचानक लड़की को घेर रहे गुंडों में से एक पर वार हुआ। जिजुन ने देखा कि गिरा हुआ आदमी जैसे ही समझने के लिए मुड़ा कि क्या हुआ था, उसे चेहरे पर एक पंच पड़ा। टोपी वाले आदमी ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन अगले ही पल उसे चेहरे पर एक और पंच पड़ा और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। ये देखकर बॉस उत्साहित हो गया। उसे एहसास हुआ कि जेसन अब सच में लड़ रहा है। लड़की को हमलावरों से दूर धकेलने के बाद जिजन ने बाकी पर हमला किया। लड़की अपनी तरफ से इन घटनाओं से डरी हुई रही। पूरी गैंग अब एकजुट होकर उस युवा लड़के का सामना करने लगी। कुछ ने उसे पंच मारे। उसने उनमें से एक की टांग पकड़ ली और उसे बाकी पर फेंक दिया। एक और आदमी उस पर कूद पड़ा। जिजन ने तुरंत उसके बाल पकड़ लिए और उसके चेहरे पर कई पंच मारे। गैंग का एक सदस्य उसे किक मारने की कोशिश करता है,
लेकिन वो डॉज कर जाता है, उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। उसी समय मोटा आदमी दौड़ता हुआ आया, जिज की तरफ चिल्लाते हुए कि वो इसे खत्म कर देगा। वो था दैशिक। इस बीच जिसकी टांग फंसी हुई थी वो आदमी चिल्ला रहा था कि गिजिसन उसे छोड़ दे। गिजिसन ने उसके ठोड़ी पर एक किक मारी, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर वो हटकर दैशिक का सामना करने गया, उसके पंच को डॉज करते हुए। दैशिक ने वार करने की कोशिश की। जिजिसन ने उसकी टांग पर पैर रखा, उससे गति पाई और उसके चेहरे पर घुटना दे मारा। जिजिसन यहीं नहीं रुका, उसने अपने पैर के तलवे से उसके चेहरे पर एक और किक मारी। जिजन एक दुर्लभ शख्सियत साबित हो रहा था। इस बीच जेसन और दैशिक की भिड़ंत जारी थी। दैशिक ने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया। पहले ही एक दांत टूट चुका था और अब दूसरी बार पिटने पर वो गुस्से से भर गया। जेसन ने अपनी बाहें ऊपर उठाई और दैशिक के चेहरे पर कोहनी मारी, सीधे उसकी आंखों पर वार किया। उसने लगातार अपनी कोहनियों से उसके चेहरे पर प्रहार किए, जिससे दैशिक के और दांत टूट गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि दैशिक हार जाएगा। जिजन की लड़ाई पूरी गैंग से जारी रही। पंच और किक के बीच उसके सारे विरोधी एक एक करके गिरते गए। गैंग लीडर बस खड़ा होकर देखता रहा, उस युवा लड़के की स्किल से प्रभावित। उसे वो पहले से भी ज्यादा दिलचस्प लगने लगा। तभी गैंग का एक सदस्य आर्यम की गर्दन पकड़ लेता है, ताकि जॉन अपने साथियों पर हमला करना बंद कर दे। ये दृश्य देखकर नायक को अपने अतीत की एक घटना याद आई। एक औरत, टोपी पहने, जिसे एक आदमी ने पकड़ा था और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। जिजिसन और भी गुस्से में आ गया और उनकी तरफ बढ़ने लगा। हमलावर ने चेतावनी दी कि वो पास न आए। पीछे से एक और आदमी ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन जिजन ने एक ही कोहनी से उसे जमीन पर गिरा दिया। वो तेजी से आगे बढ़ा उस आदमी की तरफ जो आर्यम को पकड़े था। वो आदमी डर से चीख पड़ा, लेकिन उसकी चीख बीच में ही रुक गई क्योंकि जिजन ने उसके चेहरे पर पंच मारा। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, जेसन रुका नहीं, बल्कि लगातार, और जिजन ने उस आदमी पर लगातार पंच बरसाए। तभी गैंग लीडर आगे आया और जेसन को रुकने का आदेश दिया। उसने कहा कि वो अपना फोन वापस ले सकता है, क्योंकि उसने इसे वापस पाने का हक बना लिया है। फिर बॉस ने जेसन को अपनी टीम में शामिल होने का न्योता दिया, कहते हुए कि वो कभी भी अपनी चाही हुई चीज को खोने की आदत नहीं रखता। युवा लड़का गुस्से में हमलावर से हटकर गैंग लीडर की तरफ बढ़ा। बॉस साफ तौर पर डरा हुआ पूछने लगा कि जेस क्या कर रहा है जबकि लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। उसने दोबारा उसे रुकने का आदेश दिया और पूछा कि उसकी नजरों का मतलब क्या है। जेसन ने बॉस की बातों को नजरअंदाज किया और पंच मारने के लिए बढ़ा, लेकिन बॉस ने खुद को फाइटिंग स्टांस में रखा, उसके पंच को डॉज कर लिया, जिससे जेसन हैरान रह गया। बॉस ने उसके ठोड़ी पर पंच मारा, जिससे वो पीछे गिर पड़ा। जिजन जमीन पर लगभग बेहोश होकर गिर गया। बॉस ने बस दोहराया कि उसने उसे पहले ही चेतावनी दी थी रुकने की। लड़का जमीन पर पड़ा रहा, बिल्कुल चुप और निश्चल। गैंग लीडर ने कहा कि वो उसके दिए प्रस्ताव पर अच्छी तरह सोच ले। उसने कहा कि वो वापस आएगा उसका जवाब सुनने के लिए। फिर उसने फोन उसकी तरफ फेंक दिया। उसने अपनी टोली को वहां से निकलने का आदेश दिया और सब तुरंत उसके पीछे चल दिए। वो कमीना कौन था? मोटे आदमी ने सीढ़ियां उतरते हुए पूछा। उसने ये भी पूछा, क्या लीडर सच में उस गूंगे कमीने को भर्ती करेगा? और आखिर में कहा, उसकी आंखें उलटते देखना डरावना था। लीडर ने इसके जवाब में लीडर ने उस पंच के बारे में सोचा जिसे उसने खुद जिजन से डॉज किया था। हालांकि लड़के ने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी और उसे हल्का सा छू भी लिया था। उस लड़के में मौकों का फायदा उठाने की प्राकृतिक प्रतिभा थी, जो उसके उच्च स्तर की स्किल को दर्शाती थी।
इससे बॉस की इच्छा और बढ़ गई कि वो उसे अपनी गैंग में शामिल करे। इस बीच जेसन और आर्यम उसी जगह पर मौजूद थे जहां लड़ाई हुई थी। जेसन बेंच पर बैठा था, उस तीव्र लड़ाई के बाद साफ थका हुआ। आर्यम उसकी हालत को लेकर चिंतित थी। अचानक उसने पीठ मोड़ी और भाग गई। उसी समय जेसन का फोन वाइब्रेट हुआ, नए मैसेज आने का संकेत देते हुए। लड़की के मैसेज में लिखा था कि वो दवा लेने गई है और कुछ ही देर में लौट आएगी। जेसन को याद आया कि लड़की किस नाजुक स्थिति में फंस गई थी सिर्फ उसकी वजह से। उसने कुछ देर तक इस पर विचार किया, फिर फोन बेंच पर छोड़कर वहां से चला गया। एक लड़का जो छुप कर देख रहा था, जेसन से डरा हुआ था। उसे विश्वास था कि अगर लड़ाई शुरू से ही 1-1 होती तो वो अपने सभी विरोधियों को हरा देता। आखिरकार उसके स्कूल में एक असाधारण शख्सियत ट्रांसफर होकर आई थी। जैसे ही वो बेंच के पास से गुजरा, उसने फोन देखा और पहचान लिया कि वो जैसन का है। मैसेज पढ़कर उसे समझ आया कि आराम ने वो मैसेज जैसन को भेजे थे। उसे ये भी एहसास हुआ कि लड़की के दिल में जेसन के लिए भावनाएं हैं। फिर उसने दूर से देखा कि लड़की दवा लेकर जेसन के लिए लौट रही है। वो सोचने लगा कि अब उसे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। उस स्थिति में कायर की तरह उसने वहां से भाग जाने का फैसला किया। जब लड़की बेंच पर पहुंची तो उसे न जेसन मिला और न ही उसका कोई निशान। लड़का दौड़ता रहा जब तक कि वो काफी दूरी पर नहीं पहुंच गया। जैसे ही वो भाग रहा था, उसके हाथ में लिया फोन वाइब्रेट करने लगा, नए मैसेज आने का संकेत देते हुए। वे मैसेज आर्यम के थे, जिनमें लिखा था कि उसने दवा खरीद ली है, लेकिन जेसन उसके लौटने से पहले ही चला गया और पूछा कि क्या उसकी चोटें ठीक है। सुनुम मिन जेसन की ठंडेपन से हैरान था, क्योंकि लड़की बहुत चिंतित थी और जेसन ने तो फोन तक नहीं लिया था। सुनुम मिन असमंजस में था कि अब उसे क्या करना चाहिए। लड़की लगातार मैसेज भेजती रही, अपना नाम और क्लास बताते हुए। उसने मदद करने के लिए धन्यवाद कहा और पूछा कि क्या वे धीरे धीरे बात करना शुरू कर सकते हैं। स्योंग मिन दुविधा में पड़ा रहा। क्या उसे जवाब देना चाहिए या मैसेज को नजरअंदाज कर देना चाहिए। उसने सोचा कि क्या उसे जिजन होने का नाटक करना चाहिए, भले ही सिर्फ एक पल के लिए। अचानक लड़की के फोन पर एक मैसेज आया। वो हैरान रह गई कि उसे जवाब मिला है। उसके सवाल का जवाब सिर्फ एक छोटा सा हाँ था। अगले दिन शुंग मिन अपने दोस्त को फुटेज दिखा रहा था। तस्वीरों में जेस अकेले ही पूरी गैंग से लड़ता हुआ दिख रहा था। उसका दोस्त बोला, क्या ये वही लड़का है जिसे तुमने बदकिस्मत कहा था? शुंग मिन ने इसकी पुष्टि की, ये जताते हुए कि वो खुद भी हैरान था क्योंकि उसने ये सब लाइव देखा था। दोस्त ने टिप्पणी की, इसके बाद जिज बहुत मशहूर हो जाएगा। शुंग मिन था। सुनुम मिन चिढ़ा हुआ था क्योंकि उसकी क्रश आर्यम उस कमीने को पसंद करती दिख रही थी, और ऊपर से जेसन उस लड़की को ठुकरा रहा था, जिससे शुंग मिन बिल्कुल उलझन में पड़ गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। जैसे ही शुंग मिन सोच में डूबा था, उसका दोस्त बोला, अगर हम ये वीडियो यूट्यूब पर डाल दे तो इसे मिलियंस व्यूज मिलेंगे, तो मैं ये वीडियो ले रहा हूं। दोस्त भाग गया और शुंग मिन उसके पीछे दौड़ा, कहते हुए, फोन मुझे वापस दो। दौड़ते हुए वो एक आदमी से टकरा गया, जिससे उस आदमी की टाई क्लिप गिर गई। उसने तुरंत माफी मांगी। वो आदमी था किम जिनवू, दूसरे साल का छात्र और बैकडोंग हाई का दूसरा सबसे प्रमुख व्यक्ति। उसे पहचानते ही सुनुंग मिन तुरंत झुक गया और गिरी हुई क्लिप उठाकर बोला, मैं इसे फिर से ठीक कर देता हूं। कांपते हुए उसने क्लिप वापस लगा दी। उस आदमी ने शुंग मिन के चेहरे पर थप्पड़ मारा और फिर पीठ फेर कर चला गया। किम जिन वू के साथ खड़े ताकतवर आदमी ने सुनुंग से कहा, ठीक से व्यवहार करो। सुनुंग मिन का दोस्त पूछने लगा कि वो ठीक है या नहीं। सुनुंग मिन चिढ़कर बोला कि उसे उसकी वजह से मार खानी पड़ी। उसका दोस्त बोला कि सिर्फ एक थप्पड़ में बच जाना ही कमाल है, क्योंकि वो कमीना अपनी आक्रामकता के लिए मशहूर था। उसने निष्कर्ष निकाला, वे सब पागल फाइटर हैं।
फिर उसके दोस्त ने उसका ध्यान एक और जरूरी चीज की तरफ खींचा। याना जिजन के पास आई और उसके चेहरे पर लगे कई बैंडेज देखकर पूछा कि क्या हुआ था। नायक की बढ़ती लोकप्रियता सुनुंग मिन को और चिढ़ा रही थी। आर्य और येना साफ तौर पर उससे प्रभावित थी। आर्य भी वहां से गुजर रही थी। शुंग मिन ने लड़की के पास जाने की कोशिश की। शुंग मिन ने लड़की के प्रति हमदर्दी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की और अपने रास्ते चली गई। जैसा उम्मीद थी, उसके करीब जाने के लिए उसे जिज के करीब जाना होगा। जब सुनुंग मिन सोच रहा था कि लड़की से कैसे बात करे, उसका दोस्त छुपकर फोन से जेसन की गैंग से लड़ाई का वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट कर रहा था। लड़के उस लड़के का मजाक उड़ा रहे थे जिसके बाल टॉक्सू ने मुंडवा दिए थे। उन्होंने उसके सिर के पीछे चेहरा बना दिया और कहा कि अब वो और हैंडसम लग रहा है। गोआमन इस मजाक से दुखी था, लेकिन तंग करना अभी खत्म नहीं हुआ था। एक लड़के ने कहा कि अब से उसे सिर्फ पीछे की तरफ चलना होगा। मार खाने के डर से लड़के ने वैसा ही किया। वो बिना जाने कि कहा जा रहा है, उन दोनों लड़कों के इशारे पर पीछे चलता रहा। अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन खत्म हो गई और उसका संतुलन बिगड़ गया। वो सीढ़ियों से गिरने ही वाला था। जैसे ही वो पीठ के बल जमीन पर गिरने वाला था, जिजुन ने उसे पकड़ लिया और गंभीर चोट से बचा लिया। याना, जो नायक के साथ थी, ने पूछा कि क्या गोनिन ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने लड़के के सिर का पिछला हिस्सा देखा, वो अपनी हंसी रोक नहीं पाई। लड़का समझा रहा था कि उसे बुलियों ने निशाना बनाया था। हंसी दबाने की कोशिश करते हुए येना ने गोगामिन से माफी मांगी। जैसा उम्मीद थी, जेसन को इस मजाक में जरा भी मजा नहीं आया। गोआमन ने मन ही मन उसका शुक्रिया अदा किया। बाद में स्कूल के जिम में, जहां एक छात्र दरवाजे पर नजर रख रहा था, दो और छात्र अंदर लड़ रहे थे और बाकी उन्हें घेरे खड़े थे। छात्र लड़ाई के बीच खड़े दो फाइटरों को हौसला दे रहे थे और चीयर कर रहे थे। ये किसी तमाशे जैसा लग रहा था। यहां तक कि उन लड़ाइयों पर बेट्स भी लगाई जा रही थी। किम जिन वू को ये लड़ाई बोरिंग लग रही थी। तभी एक लड़के ने उसे अपना फोन दिया जिसमें वीडियो दिखाया गया। वे कभी कभी साथ में खाने का सोच रहे थे। जब वे छत पर पहुंचे तो सुनुंग मिन पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। हालांकि जेसन के साथ गोआमन की मौजूदगी उसे उलझन में डाल रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। एक ने कहा कि वो जिज के साथ खाने का इंतजार कर रहा था, तो दूसरे ने समझाया कि वो भी उसी मकसद से आया है। जब सुनुंग मिन ने नायक से बात करने के लिए रुख किया, तो उसने गुम्मन के सिर के पीछे बने चित्र देखे और हंसने लगा, कहते हुए कि वो हमेशा मजाकिया टाइप रहेगा। लेकिन गोआ ने कहा कि वो मजाकिया बनने की कोशिश नहीं कर रहा। उसने समझाया कि उसका शरीर स्कूल वायलेंस की हकीकत से चिन्हित है, जिसे सिर्फ छुपाकर हल नहीं किया जा सकता, सच से बचा नहीं जा सकता। लड़के ने निष्कर्ष निकाला और जंग मिन से कहा कि उसकी एक फोटो ले। फोटो का मकसद समझे बिना लड़के ने वैसे ही फोटो ले ली। जैसे ही वो फोटो ले रहा था, जिजुन का फोन, जो सुनुंग मिन की जेब में था, वाइब्रेट करने लगा। लड़कों से दूर जाते हुए उसने कहा कि वे खाना शुरू कर दे, वो अभी लौट आएगा। उसने जेब से फोन निकाला और आर्यम का मैसेज पढ़ा, जिसमें जिहोन को अच्छे लंच की शुभकामना दी गई थी। लेकिन उसने मासूमियत से उस मैसेज को अपने लिए समझ लिया और लड़की को जवाब दिया, उसे भी अच्छे लंच की शुभकामना देते हुए। ये एक छोटा सा मैसेज लड़की को बेहद खुश कर गया। अचानक जामिन दरवाजे से अंदर आया और शुंग मिन डरते हुए पूछने लगा कि वो वहां क्या कर रहा है। जामिन सीधे उस जगह गया जहां जिज बैठा था। उसने कहा कि उसे बताया गया था कि वो चुप रहने वाला लड़का आमतौर पर लंच टाइम में छत पर ही रहता है। वो वीडियो था जेस का, जो शुंग मिन के दोस्त ने पहले पोस्ट किया था। हर गुजरते सेकंड के साथ उस वीडियो के व्यूज बढ़ते जा रहे थे। किम जिन वू ने पूछा क्या वो लड़का उनके स्कूल से है। उसे बताया गया कि शायद हाँ, क्योंकि यूनिफॉर्म वही थी। दोनों उसकी स्किल से प्रभावित हुए, लेकिन वीडियो बहुत दूर से शूट किया गया था,
इसलिए साफ नहीं दिख रहा था। अगर वो सच में उनके स्कूल का है तो ये बड़ी बात होगी। इसलिए किम जिन वू ने जिम में सबसे पूछा, क्या किसी को पता है कि हाल ही में कोई नया छात्र उनके स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। एक लड़के ने जवाब दिया कि अगली क्लास में एक चुप रहने वाला कमीना है और वो क्लास 5 से है। ये भी अफवाह थी कि टॉक्सू उस छात्र की वजह से हॉस्पिटलाइज हुआ है, लेकिन इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, इसलिए पक्का नहीं था। किम जिन वू ये सुनकर उत्साहित हो गया कि उसने टू को हरा दिया है। उसने अपने एक साथी को कहा कि उस लड़के के बारे में और पता लगाए, क्योंकि वो दिलचस्प लग रहा था। लंच टाइम पर कुछ लड़कों ने गुआमन को बुलाया कि वो उनके साथ चले, लेकिन उसने कोई बहाना बना दिया। जब जेसन अपनी क्लास से बाहर निकला, गुआमन तुरंत उसके साथ चिपक गया और बोला कि उसने ब्रेड खरीदी है। पूछा कि क्या वो साथ में खा सकते हैं। चूंकि नायक ने हाँ या ना नहीं कहा, गुआमन बस उसके साथ चलता रहा और बोला कि वे साथ में खाएंगे। उसने पुष्टि की कि ये सच है। लड़के के और भी करीब जाते हुए उसने अपना फोन आगे बढ़ाया, जिसमें लड़ाई का वीडियो दिख रहा था, और पूछा कि क्या वो वही है। जुंग मिन हताश हो गया जब उसे पता चला कि उसके दोस्त ने वास्तव में वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया है। गुआमन ने पूछा कि क्या हो रहा है। जा ने जवाब दिया कि इस बारे में कई अफवाहें हैं और वो लड़के की स्किल्स खुद अपनी आंखों से देखना चाहता है, लेकिन जेसन ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जिससे जा मिन गुस्से में आ गया। पहले से ही पंच मारने की तैयारी करते हुए जा ने पूछा कि क्या वो सुन नहीं रहा। जब उसने लड़के पर पंच मारने की कोशिश की, जेसन ने शांति से उसे डॉज कर लिया। जाने और पंच फेंकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी लग नहीं पाया और इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। फिर उसने कहा कि चूंकि लड़का उठ नहीं पा रहा तो वो इसी तरह हार जाएगा। उसने एक और पंच फेंकने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने फिर से डॉज कर लिया। जवाब में जाजन ने अपने विरोधी की पिंडली पर एक सटीक किक मारी। इससे उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वो कुछ पल के लिए अपना पैर जमाकर खड़ा नहीं रह पाया। फिर जामिन जोर से गिरा। उसका चेहरा बेंच से टकराया। टक्कर के बाद बदमाश दर्द से चीखने लगा। जैसे ही जामिन गरजा, जेसन ने उसे शुद्ध तिरस्कार भरी नजर से देखा। जामिन का चेहरा खून से भर गया था, क्योंकि बेंच से टकराने पर उसकी नाक टूट गई थी। जैसे ही उसने जिजन की तरफ देखा, जामिन ने महसूस किया कि उस लड़के से एक भारी आभा निकल रही है। डर से अभिभूत होकर वो तुरंत भाग गया। बाकी दो, जिन्होंने ये दृश्य देखा, उसकी तेजी से भागने पर हैरान रह गए। गुआमन उलझन में जिजिसन से पूछ बैठा कि वो आखिर है क्या, क्योंकि उसने उसे उसकी प्रकृति असामान्य लगी। शुंग मिन ने फिर खुलासा किया कि जेसन ही था जिसने टू को अस्पताल पहुंचाया था। इस खुलासे ने गुआन की जेसन के प्रति प्रशंसा और बढ़ा दी। हालांकि सुनुंग मिन ने चेतावनी दी कि जाम मिन का उसे ढूंढने आना खतरनाक है। उसने समझाया कि जाम मिन किम जिन वू की गैंग से ताल्लुक रखता है, और किम जिन वू जब किसी में कौशल पहचान लेता है तो उसे जबरदस्ती लड़ाइयों में घसीट लेता है। अब ऐसा लग रहा था कि जेसन उसका नया निशाना बन गया है। सुनुंग मिन ने यह भी बताया कि उसने सुना है कुछ लोग पैसे के लिए लड़ाई लड़ते हैं और जेसन जैसा कोई आसानी से दौलत कमा सकता है। गुआमन नाराज होकर पूछने लगा कि ये कैसी बकवास है, और चूंकि जेसन बोलकर संवाद नहीं करता, उसने उसकी तरफ से ये ऑफर ठुकरा दिया। उसने अंदाजा लगाया कि जेसन को लड़ाई या अपनी ताकत थोपने में कोई दिलचस्पी नहीं है। गोआन ने फिर खुद को जिजुन की आवाज घोषित कर दिया, कहते हुए कि अब जब वे दोस्त हैं तो उसे उसकी तरफ से बोलने का हक है। सुनुंग मिन ने हालांकि उस दोस्ती की सच्चाई पर सवाल उठाया, लेकिन गोआमन ने उसकी सच्चाई पर जोर देकर कहा कि ये असली है। दिन के दूसरे हिस्से में जब जिजुन क्लासरूम में पहुंचा तो हलचल मच गई। कुछ सहपाठियों ने अपने सेलफोन हाथ में लेकर वीडियो दिखाया और पूछा कि क्या वो सच में वही है। उन्होंने अनुरोध किया कि अगर वो है तो कम से कम सिर हिलाकर पुष्टि करे। गोआन बीच में आ गया, कहते हुए कि जेसन को परेशान न करें।
और अगर उन्हें कुछ कहना है तो पहले उससे कहें। उसका हस्तक्षेप सबको खटक गया और जवाब में सबने जिज को घेर लिया। उसी पल दरवाजा अचानक खुला और किम जिन वू क्लासरूम में दाखिल हुआ। वो कमरे के सामने आकर रुका और पूछा कि ट्रांसफर स्टूडेंट कौन है। सब लोग जेसन की तरफ इशारा करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन उसके पास खड़े गुआमन ने ध्यान खींच लिया। किम जिन वू ने फिर दोनों को संबोधित किया। हालांकि गुआमन जिज के सामने खड़ा हो गया। जब किम जिन वू पास आया तो उसने गुआमन से पूछा कि वो क्या कर रहा है। थोड़ी घबराहट के साथ गुआमन ने जवाब दिया कि वो जिज का प्रतिनिधि है और इसलिए किम जिन वू को पहले उससे बात करनी चाहिए। किम जिन वू के ताकतवर गुंडे ने गुआमन से पूछा कि वो खुद को क्या समझता है, लेकिन गुआमन ने जिद की कि बातचीत उसी के जरिए होनी चाहिए। गुंडे ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और पूछा कि क्या वो बेवकूफ है। जैसे ही वो गिरा, गुआमन पीठ के बल पलट गया और उसके गले के पीछे बना चेहरा गुंडे को दिखाई दिया। गुंडे ने गुआमन की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाया और टिप्पणी की कि ये कमीना सच में मजेदार है। जेसन अचानक खड़ा हो गया, जैसे किसी आंतरिक ताकत ने उसे धक्का दिया हो। किम जिन वू ने पूछा, क्या तुम वही कमीने हो जिसने जा मिन की नाक तोड़ी थी? कोई जवाब न मिलने पर किम जिन वू ने उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया और पूछा कि क्या जेसन ने कभी उसकी अकादमी के बारे में सुना है। उसने बताया कि उसने जा को भेजा था उसे बुलाने के लिए, लेकिन जब वो असफल रहा तो उसने खुद आने का फैसला किया। लड़के की उदासीनता देखकर, उत्साह की कमी देखकर किम जिन वू ने एक और तरीका अपनाया। उसने पूछा, क्या तुम्हें पैसे कमाना पसंद है? तभी गुआमन खड़ा हो गया, उनकी बातचीत में दखल देते हुए। उसने कहा कि जिजन को लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो एरिना में नहीं जाएगा। किम जिन वू उस बेवकूफ की दखलंदाजी से तंग आ गया और उसने गुआमन को छाती पर लात मारी, जिससे वो पीछे उड़ता हुआ कुर्सियों पर जा गिरा। गुआमन अजीब तरह से गिरा और कुर्सियों से टकरा गया। किम जिन वू उसकी तरफ बढ़ा और सवाल किया, क्या तुम्हें पता नहीं होता कि कब बीच में नहीं आना चाहिए? उसने ये भी पूछा, तुम हमारे बीच आकर ऐसा बेवकूफी भरा व्यवहार क्यों कर रहे हो? वो उस पर चिल्लाया कि चुपचाप वहीं पड़े रहो और मुंह बंद रखो। फिर उसने जमीन पर पड़े गुआमन पर पैरों से वार करना शुरू कर दिया। जब किम जिन वू गुआमन को कुचल रहा था, जिजन ने उसके कंधे को छुआ, जिससे वो पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को घूरते रहे। किम जिन वू ने कहा, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ, क्योंकि मुझे नफरत है जब कोई चीज या कोई इंसान मेरे शरीर को छूता है। और इस चैप्टर के साथ हमारी कहानी का ये हिस्सा यही खत्म होता है। आगे क्या होगा, कौन सी नई ट्विस्ट आएगी, ये सब जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर का वे करो। तब तक के लिए टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।